परंपरागत भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुलहरियों ने जनमंच सभागार को संगीत में रस से भर दिया। अवसर था परस्पर सौहार्द एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक चाहरवीर गोगाजी महाराज की स्मृति में सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में आयोजित हमारी संस्कृति हमारी पहचान कार्यक्रम का नगर निगम द्वारा स्पीक मैके के सहयोग से जनमंच सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्पर्श प्रयास के नन्हे संगीत साधकों रुद्र मोंगा ने सरोद पर राग किरवानी, कवनप्रीत सिंह ने सितार पर राग मियाँ की मल्हार बजाया और राग भूपाली को पूर्वा रानी ने संतूर शुभ, अमान्य चौधरी टिया बजाज ने इसराज पर शुभ ने बांसुरी बजाई। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मैं संजय फुटेला कार्यक्रम का संयोजक हूं। आज मेला गुगाल की सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में श्री कृष्ण रासलीला का ये मनमोहक कार्यक्रम जनमंच के पंडाल पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें दिल्ली से, जलंधर से, आगरा से और सहारनपुर से विभिन्न प्रकार की झांकियां बहुत सुंदर मनमोहक तरीके से प्रस्तुत हो रही हैं। हमारे बीच में काफ़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए हैं। मैं उन सब का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसने उद्घाटन किया और कौन-कौन? हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है मेयर अजय कुमार सिंह जी की माताजी संतोष सिंह जी ने, और नगर आयुक्त जो कि हमारे सहारनपुर के नगर आयुक्त हैं, उनकी माताजी भी हमारे सहज अनुरोध पर इस कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और दीप प्रज्वलित नगर विधायक राजीव गुम्बर जी ने, शीतल विश्नोई जी ने और मेयर साहब ने किया। और आगे कार्यक्रम आपके साथ। आशा मॉडर्न स्कूल की जूडो टीम ने नॉर्थ जोन 1 जूडो चैंपियनशिप में चमकाया नाम, 7 पदक जीतकर किया विद्यालय को गौरवान्वित। आशा मॉडर्न स्कूल की जूडो टीम ने CBSE नॉर्थ जोन 1 जूडो चैंपियनशिप में शानदार सफलता प्राप्त की। यह प्रतियोगिता सेंट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल सरधना मेरठ में आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के कई विद्यालयों की टीम ने प्रतिभाग किया। आशा मॉडर्न स्कूल के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए कुल 7 पदक, 2 स्वर्ण, 3 रजत एवं 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। किस खेल में मेडल जीते हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि हमारे 7 बच्चे CBSE नॉर्थ जोन 1 जूडो में मेडल्स लेके आए हैं, जिसमें हमारे 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज लाए हैं। तो इसमें से जो गोल्ड और सिल्वर वाले बच्चे हैं, 5 बच्चे हमारे CBSE नेशनल में आगे प्रतिभाग करने जा रहे हैं, जो कि 27 सितंबर से 2 अक्टूबर को राजस्थान श्री गंगानगर में आयोजित होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए? क्या ऑल द बेस्ट। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये इनकी कड़ी मेहनत जो ये लोग सालों से कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि ये नेशनल लेवल पे भी अपना पेरेंट्स का, स्कूल का नाम रोशन करेंगे और वहाँ पे अगर ये लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं तो फर्दर इनको SGFI में चिन्हित होने का मौका मिलेगा। मेरा नाम प्रदीप त्यागी है। मैं आशा मॉडर्न स्कूल में जूडो कोच हूँ। हमारी टीम अभी CBSE नॉर्थ जोन 1 जूडो चैंपियनशिप हुई थी सरधना मेरठ में, सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल में। तो वहाँ पे हमारे स्कूल की तरफ से 11 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 7 बच्चों ने मेडल जीता, जिसमें हमारे 2 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। CBSE में क्या रूल है कि जिनके 2 गोल्ड और सिल्वर आते हैं वो लोग सीधा डायरेक्ट नेशनल खेलने जाते हैं। और नेशनल इस साल वहाँ 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गंगानगर कमीनपुर जगह है जहाँ पे नेशनल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तक हमारा रिजल्ट यहाँ पे रहा नॉर्दर्न वन में, ऐसे रिजल्ट हमारा गंगानगर में भी रहेगा। और बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, बाकी समय की बात है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं है। बाकी आप लोगों का सहयोग पूरा चाहिए कि आप लोग हमें ऐसे ही फेमस करते रहें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा JV जैन कॉलेज में लगाई गई प्रदर्शनी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा JV जैन कॉलेज में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर डॉक्टर अजय सिंह, विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर विधायक राजीव गुम्बर पहुंचे। महापौर एवं नगर विधायक ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और लगे स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मॉडल बनाए गए थे। आज किस चीज़ की प्रदर्शनी में क्या आपने खास देखा? आज ये विज्ञान जो और प्रौद्योगिकी जो प्रदर्शनी लगी है जैन डिग्री कॉलेज के अंदर, इसमें हमने अपना एडवांस AI का सिस्टम जो एजुकेशन से संबंधित है, आने वाले भविष्य में जो एजुकेशन का पैटर्न होगा वो कैसे होगा, वो AI से कैसे गवर्न होगा। आपने स्मार्ट क्लासेस देखी होगी, बहुत स्मार्ट क्लासेस में स्मार्ट TV होता है, टीचर TV के माध्यम से पढ़ाता है, उसमें बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिल जाती है। परंतु क्या है, हम बच्चे पढ़ते हैं किताबों से, किताबों में सीमित ज्ञान होता है। जैसे शिवाजी महाराज के बारे में 4 लाइनें लिखी होती हैं, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में
पैदा हुए, उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई करी और फलाना सन में मर गए और उनकी फ़ोटो लगी होती है। हम इतना ही देख पाते हैं। अगर हम उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो जो ये स्मार्ट क्लासेस हैं, ये जो हमें गैजेट्स मिले हैं, जिन किताबें तो हो जाएंगी स्मार्ट क्लासेस में ख़त्म, ये जो 20-20 किलो के बस्ते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसकी जगह आ जाएगा 200 ग्राम की टैबलेट। इस टैबलेट के अंदर जब वो लाइन लिखी हुई आएगी और शिवाजी महाराज पे आप टच करेंगे तो शिवाजी महाराज पे टच करते ही शिवाजी महाराज के बारे में विस्तृत जानकारी आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। आप उससे पढ़ सकते हैं, यानी आपके पास विस्तृत जानकारी आ जाएगी। आप स्मार्ट क्लासेस में आएंगे, मान लो टीचर नहीं है तो आपको जो मॉनिटर है, जो आपका सुपरवाइज़र है, उसने आगे मॉनिटर ऑन किया और बच्चों को कहा कि आज मॉनिटर पढ़ाएगा। मॉनिटर आपसे पूछेगा कल क्या पढ़ा था, या इतिहास में 3रा चैप्टर पढ़ा था, आज 4था चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। उसने 4था चैप्टर पढ़ाया खुद ही टीवी ने, और उसके बाद आपने उससे क्वेश्चन किए तो उस क्वेश्चन का EI के द्वारा जवाब मिलेगा, हर तरह का, बहुत सरल और बहुत सही शब्दों में। मिला के ये है कि जो बाहरी बस्ते और किताबों से ये बिल्कुल निजात है। जो हर साल 5वीं का बच्चा 6ठी में जाता है तो 5वीं की किताबें रद्दी हो जाती हैं, तो लाखों टन जो रद्दी होती है इकट्ठी, उससे करोड़ों जो पेड़ करते हैं, ये सबका पर्यावरण पे जो नुकसान है ये खत्म हो जाएगा और पर्यावरण संतुलन भी होगा, खर्चा कम होगा और कम खर्चे में पढ़ाई की लागत कम हो जाएगी। देहात एवं नगर विधानसभा के सभी मंडलों में सेवा पखवाड़ा को लेकर महिला मोर्चा द्वारा चौपाल कार्यक्रम किया गया। मंगलवार शाम 6 बजे सहारनपुर के देहात एवं नगर विधानसभा के समस्त मंडलों में महिला मोर्चा द्वारा चौपाल कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें प्रवासी के रूप में प्रदेश सदस्य महिला मोर्चा नेहा राणा मुख्य वक्ता रही। महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई एवं महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन परिचय को बताते हुए बताया कैसे पूर्ण जीवन सेवा ही समर्पण में लगा दिया, कैसे माताओं बहनों के लिए अनेकों योजनाएं लाकर सशक्त किया। सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, कुष्ठ आश्रम में फल वितरण, स्वच्छता अभियान, ब्लड डोनेट कार्यक्रम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भव्य सेवा समर्पण के रूप में यह कार्य होंगे। कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता का जताया विरोध। आपको बता दें, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षक जिला संयोजक अटल बहादुर सिंह के नेतृत्व में मंगलवार शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर शिक्षकों ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता संबंधित निर्णय के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित भी किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आपका नाम और आज किस लिए प्रदर्शन किया है? मैं अटल बहादुर सिंह, जिला संयोजक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद सहारनपुर से। आज हम यहाँ जो इतनी तादाद में शिक्षक इकट्ठा हुए हैं, ये अभी आपको मालूम होगा 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें 2010 से पहले नियुक्ति पाए सभी अध्यापकों के लिए टेट की परीक्षा यानी TET की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। उसी के संदर्भ में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ये पूरे प्रदेश भर में आज 16 तारीख को ये ज्ञापन का कार्यक्रम है, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को क्या मांग करते हैं? हाँ, प्रेषित किया जा रहा है। इसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं, उनमें सबसे पहली मांग तो ये है कि जो व्यक्ति 2010 से पहले नियुक्ति प्राप्त है, यानी जिस दिन ये फैसला आया उससे पहले जो व्यक्ति अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गया था, उसको टेट की परीक्षा से मुक्त रखा जाए। सबसे पहली और सबसे प्रभावी मांग तो ये है, क्योंकि कोई भी फैसला, जितने फैसले अभी तक ज्ञात इतिहास में हमें पता चले हैं, वो कोई भी फैसला पीछे की तिथि में जाकर लागू नहीं किया जाता। जिस तारीख से अधिसूचना जारी हुई थी 23 अगस्त 2010 के बाद से, उसके बाद से जो भी नियुक्तियां हुई, 11 में हुई पहली नियुक्ति, और टेट की परीक्षा पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 में हुई। तो जब परीक्षा ही 11 में हो रही है, हमारा तार्किक सवाल ये है कि जो परीक्षा अस्तित्व में ही नहीं थी लोगों की नियुक्ति के समय तक, उस परीक्षा को आधार क्यों बनाया जाए। सबसे पहली मांग यही है कि सभी अध्यापकों को जो इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इस शिक्षा विभाग में लगे हैं, उनको इससे मुक्त रखा जाए, और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। अगर फिर भी नहीं है, अगर फिर भी नहीं होता तो अभी हमारा मात्र ये ज्ञापन का कार्यक्रम है। इसके बाद की जो रणनीति तय होगी वो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर लखनऊ जाना है। शिक्षक संघ एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस चीज का विरोध करेंगे। ये फैसला जनपद स्तर से नहीं किया जा सकता,
प्रदेश के जो मुख्य संगठन है, यदि वो सब इस समस्या को समझें कि इस समस्या का रूप इतना विकराल है, तो संगठनों को एक साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो काम है जिला स्तर पर काम करने वाले लोगों का, वो प्रदेश के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार काम किया जाएगा। राजपूत कॉलोनी में सड़क न बनने एवं निकासी न होने के चलते स्थानीय निवासियों को परेशानी लग चुकी है चोट। राजपूत कॉलोनी में सड़क न बनने, निकासी न होने के चलते कॉलोनी की गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जगह जगह बरसात का पानी भरा हुआ है। आए दिन सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के चलते कॉलोनी में हादसे होते रहते हैं। सड़क खराब होने के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति के भी गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और लोगों ने मंगलवार शाम 6 बजे कहा कि वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान, कहाँ के रहने वाले? सहारनपुर। क्या मामला है, इस पे इकट्ठा हुए सब? ये हमारी फैक्ट्री है यहाँ की, और सड़क का इतना बुरा हाल है कि रोज यहाँ से एक्सीडेंटों में रोज हम उठावे। ये अपने पास से हमने मलबा भी गिरवाया, जब हम परेशान हो गए। एप्लीकेशन ना कम से कम ऐसी चली गई होंगी 20 नगर आयुक्त साहब के पास। कभी कोई लेके जावे, कभी 3 एप्लीकेशन मैंने पहुँचा दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम भी तंग आ करके पता नहीं किसे किसे कह दिया, पार्षद को कह रहे, पार्षद यूँ कह रहे जी मेरे कब्जे में नहीं आ रहे हैं, टेंडर हो गए कैंसिल हो जावे। अब मत मार के जब आपको बुलाना पड़ा। देखो अगर अधिकारियों का कहना है कि लग जाएगा काम, अगले महीने लग जाएगा, 10 दिन बाद लग जाएगा। अभी मैं गया था नगर आयुक्त साहब के पास, उन्होंने कहा था कि काम लग जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा। ये तो दिक्कत बहुत साल से है यहाँ। जी, आपका नाम? महराज, कहाँ के रहने वाले? 13 सेक्टर राजपूत कॉलोनी। यहाँ पर सारी ना सफाई होती है और ना कुछ होता है। ये हाल देखो कि पानी भरा हुआ है, पार्षद से कहते हैं तो कुछ नहीं सुनता। ये हमारी गली बराबर वाली है, उसका टेंडर तक छूट चुका, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज तक बनी नहीं वो गली, और हालत देख लीजिए आप वहाँ करके। क्या क्या समस्या है और कितने दिनों से है? अरे 10 साल हो गए मेरे करते हुए। जो पहले पार्षद था उसने भी नहीं सुन के दिया, वो भी नहीं कुछ करा था। और ये आया तो इसे तो बिल्कुल ही नहीं करा रहा है, बिल्कुल नहीं सुनवाई कर रहा। नया जमादार आता, कोई ना कुछ सफाई होती है ना कुछ। संडे में आता है, संडे में वो कभी आ गया है, वो भी महीने में 2 महीने में, वरना आता नहीं। हमारा समाधान हो जाए। हमारी गली जो है स्टेप हुई भी है, पास ही है, आप उसका भी देख लें। टेंडर भी छुटा हुआ है और जो भी अभी तक नहीं बन रही। पानी भर रहा है। नफीस अहमद, कहाँ के रहने वाले? नहीं राजपूत कॉलोनी सेक्टर 13। चोट कैसे लगी आपको? सर रात में यहाँ से गड्ढे हो रहे थे बहुत बड़े बड़े, पानी भरा हुआ था, दिखाई नहीं दिया, तो जाए के आगे में इसमें गड्ढे में गिर गए। कितना टाइम हो गया सड़क नहीं बनी? क्या क्या दिक्कत है? 12 साल 13 साल में रहते होगा, यहाँ सड़क ही नहीं बनी आज तक के। हमारी गली की तो बिल्कुल नहीं बनी। तो पानी की निकासी, पानी आया नहीं, जब पानी भर जाए चारों तरफ से दिखाई नहीं देता, रात में दिन में रास्ता यहाँ पे। अधिकारियों को नहीं करी शिकायत? जाते हैं वहाँ रिपोर्ट कर देते, वो कह रहे हैं चल रही कार्रवाई चले, कभी कह रहे टेंडर नहीं, कभी सरकार क्या बदले, कभी कुछ पार्षद बता दे, ये सुनवाई नहीं हो रही। कभी कह रहा है इधर का होल्ड पे कर दिया गली का, उधर पता नहीं क्या क्या बता रहे, ऐसी बातें बता रहे कि बीजेपी की सरकार चल रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ऐसी ऐसी बात बता रहे। क्या दिक्कत हुई है भाई इसमें छाती में जो है चोट लग गई थी, गिर गए यहाँ नीचे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई से व्यापारियों को आ रही कठिनाई पहुंचे कलेक्ट्रेट। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई से व्यापारियों को आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु मंगलवार दोपहर 2 बजे व्यापारी कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। सभी व्यापारी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष नरेश गोयल के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन परीक्षित किया गया। इस दौरान समस्त व्यापारी मौजूद रहे, जिन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। आपका नाम? मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत जिला सहारनपुर का महानगर अध्यक्ष पंकज गुप्ता। आज हम प्रदेश अध्यक्ष अपने लोकेश अग्रवाल जी के आह्वान पर पूरे व्यापार मंडल के साथ हमारे पदाधिकारी और सदस्यगण आए हुए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी अपर आयुक्त ग्रेड 2 औषधि प्रशासन सहारनपुर को एक ज्ञापन देना है। जो हमारे आने वाले त्यौहार हैं या पूरे साल जो है हमारे व्यापारी हैं जिनका खाद्य से संबंधित हैं, जो खाने पीने की चीजें रखते हैं या डेयरी से संबंधित है, हलवाई हैं, इस तरह के हमारे संबंधित है। हमारा खाद्य विभाग उन्हें परेशान करता है किसी न किसी भी कारण, कभी मिलावटी के खोर में, कभी किसी के कारण, कभी किसी। आज व्यापारों की हालत बहुत खराब है और हम जो है प्रत्येक व्यापारी हमारा
हर अधिकारी को झेलने का ये वो होता है। तो वो अधिकारी इतने परेशान करते हैं, हम ये कहते हैं नहीं, गलत उनको परेशान न किया जाए। जो मिलावटी कर रहा है वो हमारे लिए वो भी गलत है, हम वो भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है सभी के लिए। तो पर निहात उन्हें गलत उससे जो है परेशान न किया जाए। जैसे सभी प्रकार के खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों में रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख तक के टर्नओवर की सीमा तय की गई है। 12 लाख की सीमा महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि 12 लाख के टर्नओवर को 40 लाख की जाए। इस तरह के हमारे काफी ज्ञापन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मल्टीनेशनल कंपनी में फूड सप्लाई चेन की डिलीवरी होने वाले सामानों की सैंपलिंग नहीं की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है ऑनलाइन फूड सैंपलिंग चेन की सैंपलिंग भी की जाए। उनकी तो ऑनलाइन तो करते नहीं, हमारे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। अब हमारे व्यापारी पे जरा सी देर में किसी भी 5 रुपए की आइटम पे, मैगी का है 5 रुपए का, दुकानदार बेच रहा 50 पैसे कमा रहा, कमी आई मैगी के उसमें, दुकानदार को 50 पैसे वो कमाने नहीं, उसमें परेशान करे। कंपनियों क्यों नहीं आप परेशान करते? ऑनलाइन जो है अपने हमारे व्यापारी को पकड़ते हैं, कभी हमारे व्यापारी का चावल का सैंपल भर रहे, कभी गेहूं का, हर आदमी को परेशान कर किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में अनेक रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं जिनका फील्ड में काम करना होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में एक ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की नियुक्त की जाए। रजिस्ट्रेशन अधिकारी को फील्ड का कार्य न किया जाए, वो हर चौराहे पे खड़े, हमारे वाहन में सामान जा रहा उनको वो पकड़ते हैं। भैया ये तो जो है तुम परेशानी क्यों कर रहे हर जगह खड़ी। तो इस तरह के हमारे काफी ज्ञापन है, हमारे 17 पॉइंट है ज्ञापन में। और जैसे फर्जी शिकायतों के आधार पर की जाएगी सैंपलिंग बंद की जाए। किसी ने फर्जी शिकायत कर दी उस पर सैंपलिंग कर दी, भाई उसको देखो तो तुम जाके। एक ही यहाँ से सैंपलिंग भर के ले जा रही है डेयरी के दूध का, उसका कोई मानक नहीं तय कर रहे, ना उसको कोई सैंपलिंग दे रहे। तो ये बहुत खामियां हैं खाद्य विभाग के। हम इनसे अनुरोध करते हैं, हमारे किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया गया तो हमारा व्यापार मंडल सड़कों पर उतरकर आंदोलन की स्थिति में आ जाएगा। और आंदोलन इतना वो होगा कि सभी व्यापारी जो है, अधिकारी सभी परेशान हो जाएंगे व्यापारियों से। कलेक्ट्रेट पहुंचे वाल्मीकि समाज ने एक प्रसिद्ध महिला चिकित्सक पर लगाए अपशब्द बोलने के आरोप दी संबंधित जानकारी। कलेक्ट्रेट में मंगलवार दोपहर 2:30 बजे वाल्मीकि समाज के लोग एकत्रित हुए। वाल्मीकि समाज के लोगों ने शहर की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर अंजू सहगल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाज के लोगों का कहना था कि डॉक्टर के द्वारा उनको अपशब्द कहे गए हैं, जिसको लेकर वह जिलाधिकारी से मिले और डॉक्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना था कि डॉक्टर को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार है। कहाँ के रहने वाले? पेपर मिल रोड, टैगोर गार्डन। क्या मामला हुआ? आप डॉक्टर अंजू सहगल के मुद्दाबात के नारे लगा रहे हैं। अंजू सहगल ने हमारे समाज के खिलाफ बहुत ही गंदी जाति सूचक शब्द बोले हैं, व्हाट्सएप लगाया है। वो व्हाट्सएप पूरे समाज ने देखा भी है, पूरा समाज हमारे साथ है। आप डीएम साहब के आए हैं, क्या कुछ मांग करते हैं आप? डीएम साहब के पास हमने एक एप्लीकेशन दी है। हम यही मांग करते हैं कि इस पे SC ST लगे। पूरा समाज यही मांग कर रहा कि अंजू सहगल पे SC ST एक्ट लगना चाहिए। इसी पर्पज से डीएम साहब ने उसमें कह रहे कार्रवाई होगी। अच्छा, ये जो आप नंबर दिखा रहे हैं, किससे क्या इस चीज से प्रूफ होता है कि अंजू सहगल का? इसका नंबर आ रहा है अंजू सहगल का, डॉक्टर अंजू सहगल का नंबर आ रहा है। वो अपने फोन से ही सब कुछ भेजती है। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? अब SC ST लगनी चाहिए, अंजू सहगल पे SC ST लगनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुन्ने से रहने। क्या मामला हुआ? मामला यही हुआ कि जो अंजू सहगल है, मानी कानी डॉक्टर है सहारनपुर के अंदर, तो उसने इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया है जो नहीं करना चाहिए। बहुत शर्मनाक शब्द है ये, जातिवाद को लेकर। क्या शब्दों का प्रयोग किया गया? उसने यही शब्दों का प्रयोग किया है कि जो झाड़ू लगाने वाले हैं, नाली साफ करने वाले हैं, उनकी जगह पास बिठाने के लायक नहीं है वो लोग। उन्हें उनकी जगह घर से बाहर ही है, दरवाजे से बाहर ही है। क्या किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम इसी कार्रवाई की मांग करते हैं कि क्या वाल्मीकि समाज इतना गिरा हुआ है कि वो किसी के लायक बैठने के लिए वो सुबह ही उठकर सबकी वो करता है, ठंड में भी गर्मी में सेवा में खड़ा होता है, सूरज तड़क से हो जाता है खड़ा और रात तक वो अपनी ड्यूटी निभाता है, फिर भी उसके लिए आप शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत शर्मनाक की बात है। आज आप डीएम साहब के आए हैं, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने तो आश्वासन यही दिया है कि उनके खिलाफ जांच करी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्ट्रेट में हिंदू युवा शक्ति संगठन ने सरसीना में गौशाला की क्षमता वृद्धि एवं सुविधाओं के सुधार की करी मांग। मंगलवार दोपहर 2 बजे हिंदू युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्तागण जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सैनी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए, जिसमें उन्होंने मांग करी कि ग्राम सरसीना स्थित गौशाला की क्षमता वृद्धि, मूलभूत सुविधाओं के सुधार की मांग की गई
3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। कार्यकर्ता गणों का कहना था कि गौशाला पर अतिरिक्त टीन शेड का निर्माण किया जाए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। मेरा सुनील सैनी नाम है, हिंदू युवा शक्ति संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ। हम मामले में आए थे, नागल ब्लॉक के गांव पड़ता है एक सरसीना, तहसील देवबंदिया। वहां पे एक गौशाला बनी हुई है सरसीना में, तो उसका हमारी टीम गई, तो हमारी टीम ने वहां का जाकर जो निरीक्षण किया, उसमें हमें कम से कम वहाँ 3-4 जो बछड़े थे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं गौ माता के, वे अधमरे पाए गए, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा। दूसरा, वहां पे हमने देखा कि वहां पे कतई उन्हें सूखा भूस दिया जा रहा, मतलब कि चारे में कतई सूखा भूस है, जबकि सरकार की तरफ से पैसा भी आ रहा। ग्राम प्रधान 84 गांव है नागल ब्लॉक में, उनसे भी परमानेंट पैसा पहुंच रहा, लेकिन उस सारे पैसे का ये नहीं पता लग रहा जा रहा वहां। दूसरा, वहां पे एक सिस्टम हो रहा है कि जो है बोलते हैं पानी की सुविधा, वहां पे लाइट की सुविधा है, उससे अलग जनरेटर की कोई सुविधा नहीं है। अगर 2 दिन लाइट ना पहुंचे ना वहां पे, तो ये मान लो कि 2 दिन तक वहां पे जो है गौ माता है उन्हें पानी नहीं मिलने का और खाने को खाना नहीं मिलने का। ये बताओ, हम तो इसलिए यहाँ पे आज डीएम साहब के पास में आए थे। एक तो जो डॉक्टर है, उसे चाहे वहां पे उसका जो भी कुछ है उसे पूछा जा, भाई तू 3-3, 4-4 दिन में क्यों पहुंच रहा है वहां पे, तुझे तनख्वाह नहीं मिल रही सरकार की तरफ से, क्या बात है कि तू पहुंच नहीं रहा। जो सचिव साहब है, उनसे पूछा जाए कि भाई इसका पैसा कहाँ है, जो मतलब पैसा इकट्ठा हो रहा है वो पैसा तो कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा। अब हमने गौशाला खोल ली भाई सेवा करने के लिए कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, लेकिन उस सेवा की जगह तो हम मेवा खा रहे। अब क्या चाहते हो? अब तो हम ये चाहते हैं एक तो वहां पे जनरेटर की सुविधा हो, अगर मतलब बिजली खत्म होगी, खत्म होने के बाद में कम से कम पानी तो मिल जाए गौ माता को। दूसरा, उन्हें जो चारा है, चारा सूख के जगह उन्हें हरा चारा मिलना चाहिए। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर कम से कम वहाँ रोज एक चक्कर डॉक्टर का लगना चाहिए, जिससे कि जितने भी बीमार पशु है उनका सही तरीके से इलाज हो, और उन्हें जो भी बीमार है उनका अलग से होना चाहिए साहब बांधने के लिए। आज एमडीएम साहब ने बोला कि उनकी जांच होगी, जांच होने के बाद में सब कुछ सही तरीके से ठीक करा जाएगा। कलेक्ट्रेट में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। मंगलवार सुबह 11:30 बजे जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा, महानगर अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी पत्रकार कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया, जिसमें मुख्य मांग थी कि ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर से बीमा योजना में शामिल किया जाए। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए। जिलाधिकारी मुख्यालय पहुंचे हैं, अब क्या कुछ प्रकरण है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आलोक तनेजा हूं, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष हूं सहारनपुर में। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे महेंद्र सिंह जी के आह्वान पर एक ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे द्वारा जो है 7 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी के नाम प्रेषित है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि ग्रामीण पत्रकारों से संबंधित और शहरी पत्रकारों से संबंधित कुछ मांगे हैं, जिस पे गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। 7 सूत्रीय मांग पत्र है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए, ताकि वे अपने परिवार का मुफ्त कैशलेस इलाज करा सके, जिसकी सूची जिला सूचना कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है। 60 साल से ऊपर के जो पत्रकार हैं, अभी था कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही उसमें शामिल किया गया था। हमने ये निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, उन्हें भी उसी श्रेणी में शामिल किया जाए। एक महत्वपूर्ण मांग इसमें रखी गई है पूरे प्रदेश में, 75 जिलों में आज पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें है कि जिला स्तर पर जो स्थायी समिति है वो विधिवत रूप से कार्य नहीं कर रही है। उसका गठन तो हो जाता है, लेकिन उसकी बैठकें नहीं हो पाती हैं। उसमें एक मांग महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी मुकदमे पत्रकारों के खिलाफ जो तहरीर रंजिशन आती है, खबर चलाने के बाद रंजिशन आती है, ऐसी तहरीरों पर पहले राजपत्रित अधिकारी से जांच की जाए और जांच का पर्यवेक्षण किया जाए। जांच ही नहीं की जाए, जांच की जाए और जांच का फिर एक अधिकारी पर्यवेक्षण करे, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज कराने की बात की जाए। और प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत पत्रकारों को किसान बीमा योजना की तरह तत्काल 5 लाख रुपए प्रदान किए जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से भी 20 लाख की आर्थिक मदद की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने हमारे प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में भी उभर के आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध वसूली करने वाले फर्जी पत्रकारों की शिनाख्त कर
उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसके लिए जिला स्तर पर स्थायी समिति की बैठक बुलाकर असली और फर्जी पत्रकारों की पहचान की जाए तथा चिन्हित व्यक्तियों को नोटिस देकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। ये 7 सूत्रीय मांग पत्र है और मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है, जिलाधिकारियों के, समस्त प्रदेश के जिलाधिकारियों के माध्यम से ये ज्ञापन आज प्रेषित किया जाएगा। हमारे ये जो आज का कार्यक्रम है, ये हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बहुत ही ऊर्जावान हमारे साथी हैं नवाजिश खान साहब और हमारे जो महानगर के अध्यक्ष हैं संजय चौधरी जी, उनके नेतृत्व में आज हम भी उनके नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलेंगे। उनके नेतृत्व में ये ज्ञापन कार्यक्रम है और मैं आशा करता हूँ कि ये पूरे प्रदेश में जब आज 2 बजे तक, लगभग 2 बजे तक सब प्रदेशों में दे दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और जो मांग पत्र हम रखे हैं उसमें अक्षरशः उसमें वो पत्रकारों को इसके लिए कंसीडर करेंगे, इस पर ध्यान देंगे।